नमस्कार दोस्तों। अंत समय हरियावत नाही। इसका मतलब ये नहीं है कि आपका अंत समय आ गया है। इसका मतलब ये है कि जब भी सफलता मिलने वाली होती है उसके ठीक पहले जितने भी नाते रिश्तेदार होते हैं, जितने भी सगे संबंधी होते हैं, जितने भी हित दोस्त होते हैं, यहाँ तक कि भगवान भी साथ छोड़ देते हैं। और जैसे ही आप सफल हो जाएंगे, धीरे धीरे सब लोग आके आपस में आपसे जुड़ जाएंगे। इसीलिए कहा गया है कि अंत समय हरियावत नाही। ठीक है, तो चलिए सेशन को आगे बढ़ाते हैं। आज का टॉपिक है सेल बायोलॉजी। इसमें हम लोग कोशिका के प्रकार, कोशिका का परिचय, उसका प्रकार कितने प्रकार के होते हैं, कोशिका सिद्धांत, अन्य चीज़ों पे भी चर्चा करेंगे। तो शुरू करते हैं। इसमें सेल का परिचय, सेल थ्योरी, सेल का प्रकार, इसके बाद प्रकार में वही देखेंगे प्रोकैरियोटिक सेल, यूकैरियोटिक सेल, फिर हम लोग देखेंगे प्लांट सेल और एनिमल सेल। ठीक, इसके बाद कोशिका के सभी कोशिकांगों पे चर्चा करेंगे हम लोग। चलिए तब आगे बढ़ते हैं, सेल का परिचय देखते हैं। कोशिका की खोज जो है, सेल, कोशिका, कोशिका शब्द जो है ग्रीक भाषा के सेलुला शब्द से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है छोटा कमरा। इसका खोज, कोशिका का खोज जो है कौन किया था? रॉबर्ट हुक 1665 में। रॉबर्ट हुक ने 1665 में कोशिका की खोज किया था। इन्होंने एक कार के छोटे टुकड़े को सिंपल सा माइक्रोस्कोप से देखा था, जिसमें मधुमक्खी के छत्ते के आकार जैसे संरचना दिखाई दी थी, कुछ इस तरह से। ठीक, यह छोटे कमरे जैसा है, इसलिए इसको सेल का नाम दे दिया गया था। उसके बाद सर्वप्रथम जीवित कोशिका का खोज, चूंकि साइंस में एक ही बार होता है, इसलिए यहाँ पे हम लोग अवलोकन लिख सकते हैं। एंटोनी वान ल्यूवेनहॉक ने किया था। एंटोनी वान ल्यूवेनहॉक ने किया था। इन्होंने तालाब के जल से बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ और अलग से स्पर्म, आरबीसी का खोज किया था। इसीलिए इन्हें फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी कहेंगे। इन्होंने क्या क्या खोजा था? बैक्टीरिया खोजा था, प्रोटोजोआ खोजा था। प्रोटोजोआ में बहुत सारे आएंगे।
प्रोटोजोआ, स्पर्म, आरबीसी, इसीलिए इन्हें फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी कहेंगे। फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी। सूक्ष्म जैविकी के पिताश्री, सूक्ष्म जैविकी के पिताश्री कौन है? एंटोनी वॉन लीeuwenhoek। इसके बाद सेल से तो हो गया। अब सेल के अंदर जो होता है न्यूक्लियस होता है सेंटर में। एनिमल सेल में सेंटर में होता है और प्लांट सेल में थोड़ा हट के होता है। उस न्यूक्लियस में डीएनए पाया जाता है और डीएनए किसी भी जीवधारी का जैव मालिक्यूल होता है। ठीक है, हम लोग आगे इस पे चर्चा करेंगे। इसके बाद हो गया परिचय। इसके बाद हम लोग देखेंगे प्रकार, देख लेते हैं। कोशिका के प्रकार। कोशिका दो प्रकार के होता है मुख्यतः। कोशिका जो है दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल। ठीक है, प्रोकैरियोटिक सेल में क्या होता है, थोड़ा डायग्राम से हम लोग समझते हैं। यह कोई प्रोकैरियोटिक सेल है या जिसमें बैक्टीरिया मान लेते हैं। प्रोकैरियोटिक सेल में क्या क्या आते हैं? बैक्टीरिया, नील हरित शैवाल, ठीक। यह मान लीजिए कोई बैक्टीरिया है, यह इसका फ्लैजेला है। फ्लैजेला का काम होता है कि किसी भी लिक्विड माध्यम में एक जगह से दूसरे जगह चलने के क्रिया में जो सहायता देता है वही फ्लैजेला कहलाता है। फ्लैजेलम यह द्रव माध्यम में किसी बैक्टीरिया को एक स्थान से दूसरे स्थान गमन के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होता है। यह होता है सेल वॉल, कोशिका भित्ति। यह होता है सेल मेम्ब्रेन। ठीक, इसमें एक नग्न डीएनए पाया जाता है और नग्न गुणसूत्र पाया जाता है। डीएनए जो होता है ऐसे होता है, सर्कुलर डीएनए। एक डीएनए होता है, एक डीएनए और एक गुणसूत्र। ठीक है, और केंद्रक जो है सुविकसित नहीं होता है। ठीक है, केंद्रक जब सुविकसित नहीं होगा तो उसमें एक होता है हिस्टोन प्रोटीन जो किसी भी डीएनए को संयोजित करके रखता है, तो वह भी नहीं होगा। इसलिए हिस्टोन प्रोटीन नहीं पाया जाता है। इसलिए डीएनए जो है संयोजित नहीं होगा। इसमें इस कोशिका का साइटोसोल होता है और ये भी जो कोशिकांग है इसका खाद्य पदार्थ होता है। एक गुणसूत्र होता है, इसको प्लाज्मिड कहते हैं।
प्लाज्मिड। प्लाज्मिड एक सर्कुलर डीएनए होता है जो किसी भी बैक्टीरिया में एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस के प्रति जिम्मेदार होता है। एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस पिछली कक्षाओं में मैंने बताया था, उसको एक बार आप देखने का प्रयास करिएगा। इसके बाद प्रोकैरियोटिक सेल देखते हैं। इतने तो मेन मुद्दा हो गया। प्रोकैरियोटिक सेल में आ जाएंगे। प्रोकैरियोटिक सेल में होता है कोशिका भित्ति। देखिए यूकैरियोटिक सेल में होता है ऐसे डायग्राम में दिखा दे रहा हूँ। कोशिका भित्ति तो होता ही है, सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन, ठीक है। नाभिक होगा सुविकसित नाभिक। केंद्रक या नाभिक एक ही है। जब सुविकसित नाभिक होगा तो उसमें डीएनए पाया जाएगा और वह डीएनए हिस्टोन प्रोटीन उसको संयोजित करके रखेगी। हिस्टोन प्रोटीन जो है उसको संयोजित करके रखती है और वही डीएनए जब कोशिका विभाजन होता है तो गुणसूत्र के रूप में फॉर्म में बदल जाता है, गुणसूत्र फॉर्म में बदल जाएगा, ठीक। इसमें देखिए माइटोकॉन्ड्रिया भी होगा, जितने भी कोशिकांग होते हैं सब होंगे, राइबोसोम होंगे, लाइसोसोम होंगे, फिर से एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होगा, फिर से गोल्गी अपरेटस होगा, सुविकसित केंद्रक, हिस्टोन प्रोटीन, हिस्टोन प्रोटीन होंगे, कोशिकांग होंगे, कोशिका के कोशिकांग होंगे, कोशिका के कोशिकांग। एक मिनट यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, इसमें जो है 70 राइबोसोम पाया जाता है। एकमात्र कोशिकांग है। प्रोकैरियोटिक सेल में कोशिकांग एकमात्र कोशिकांग राइबोसोम होता है जो प्रोटीन को संश्लेषित करने का काम में आता है। यदि राइबोसोम नहीं होगा तो प्रोटीन का संश्लेषण नहीं होगा और जब प्रोटीन का संश्लेषण नहीं होगा तो अंततः प्रोकैरियोटिक सेल जो है वह कोशिका मर जाएगी, ठीक। तो प्रत्येक प्रोकैरियोटिक सेल में एकमात्र कोशिका के कोशिकांग जो होता है राइबोसोम होता है और यहाँ पे 70S और 80S दोनों प्रकार के राइबोसोम पाए जाते हैं। सभी कोशिकांग होंगे, जैसे केंद्रक होगा, प्लास्टिड होगा, प्लास्टिड जो कि जंतु कोशिका में नहीं होगा, सेल वॉल भी जंतु कोशिका में नहीं होगा, बाकी सभी कोशिकांग होते हैं प्लांट सेल में, एनिमल सेल में। यहाँ तो एनिमल सेल प्लांट सेल की बात नहीं है, इतना आप लोग ध्यान दीजिए। सुविकसित केंद्रक होगा, हिस्टोन प्रोटीन होगा, अच्छे से संयोजित रूप में डीएनए होगा, कोशिका के सभी कोशिकांग होंगे, 70S और 80S प्रकार के राइबोसोम होंगे, ठीक। ये तो हो गया प्रकार।
अब हम इसको इरेज करते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब आता है नंबर सेल थ्योरी का, कोशिका सिद्धांत का। कोशिका सिद्धांत कोशिका सिद्धांत। कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन जो है, कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन मैथियस स्लाइडन तथा थियोडोर स्वान सेल थ्योरी का प्रतिपादन जो है मैथियस स्लाइडन और थियोडोर स्वान ने किया था। इन्होंने बताया था कि प्रत्येक कोशिका जो है इन्होंने बताया था प्रत्येक पौधे व जंतु कोशिका से मिलकर बने होते हैं। प्रत्येक पौधे और जंतु कोशिका से मिलकर बने होते हैं। जैसे सेल से बनेगा टिश्यू, और टिश्यू से बनेगा ऑर्गन। ठीक है। जैसे एक मकान बनता है ईंटों से, और ईंटें बनते हैं छोटे छोटे मिट्टी के टुकड़े से, पार्टिकल से। ठीक, तो सेल जो है मिट्टी के छोटे टुकड़े हैं, टिश्यू ईंटें हैं, और ईंटों से बना अंग जो है मकान। अंगों से हमारा शरीर बनता है। ठीक, और दूसरा सिद्धांत, दूसरा थ्योरी क्या था? कोशिका जो है जीवन की मूलभूत इकाई है, आधारभूत इकाई है। सेल इज द बेसिक फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। लेकिन थियोडोर स्वान और स्लाइडन ने यह बताने में असमर्थ रहे कि नई कोशिका कैसे बनती है। थियोडोर स्वान और मैथियस स्लाइडन ने यह नहीं बता पाए कि नई कोशिका का निर्माण कैसे होता है। इन्होंने बस कह दिया कि नई कोशिका का निर्माण स्वतः हो जाता है। स्वतः तो नहीं होता है। इसको सही बताया था बिरचो महोदय ने। उन्होंने कहा था कि जो नई कोशिकाएं बनती हैं पुरानी कोशिकाओं के विभाजन से बनती हैं। जो पुरानी कोशिकाएं हैं वो जब विभाजित होती हैं तब नई कोशिकाएं बनती हैं। तो उसको भी देख लेते हैं।
बिरचो महोदय ने इसमें थर्ड पॉइंट जोड़ा था। नई कोशिकाओं का निर्माण पुरानी कोशिकाओं के विभाजन से बनती हैं। ठीक है, ये तो कंप्लीट हो गया सेल थ्योरी। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, प्लांट सेल और एनिमल सेल में क्या क्या अंतर है उसको देख लेते हैं। एक एक पॉइंट आप लोग लिखते चलिएगा। थोड़ा समय तो लगेगा ही, क्योंकि यही मेरा डिजिटल बोर्ड है। डिजिटल बोर्ड होता तो मैं भी स्लाइड से पढ़ा के निकल जाता। देखिए, प्लांट सेल और एनिमल सेल में जो भी डिफरेंस है उसको अच्छे से समझने के लिए सबसे पहले हम लोग जो भी कोशिकांग हैं उनको लिख लेते हैं। एक तरफ लिखते हैं प्लांट सेल और एक तरफ लिखते हैं एनिमल सेल। इधर लिखते हैं प्लांट सेल, पहले कोशिकांग लिख लेते हैं, जैसे सेल वाल। सेल वाल यानी कोशिका भित्ति, सेल मेम्ब्रेन कोशिका झिल्ली, पैक्यूल रसधानी, प्लास्टिड यानी लवक, इसके बाद प्रोटोप्लाज्म फिर न्यूक्लियस, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी बॉडी। ठीक है, इसके बाद आ जाता है सेंट्रोसोम, लाइसोसोम, राइबोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, न्यूक्लियस, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी बॉडी, सेंट्रोसोम, प्राक्सिसोम। ठीक है, अब देखिए, ये तो प्लांट सेल है, और इधर एनिमल सेल है। ठीक, अब जो दोनों में पाए जाएंगे वो बीच में रहेगा। जो केवल एनिमल सेल में पाया जाएगा एनिमल में रखेंगे, जो केवल प्लांट सेल में पाया जाएगा तो केवल प्लांट सेल में रखेंगे। तो प्लांट सेल में केवल ये पाया जाता है सेल वाल और प्लास्टिड। केवल प्लांट सेल में नहीं पाया जाता है। प्लास्टिड और सेल वाल जो है प्लांट सेल के अलावा काइटिन में काइटिन का
फंगी में, प्रोटिस्टा में, मोनेरा में, प्रोटिस्टा के कुछ जातियों में पाया जाता है। प्लांट सेल के अलावा यह मोनेरा, फंगी और प्रोटिस्टा के कुछ जातियों में पाया जाता है सेल वॉल, प्लांट सेल के अलावा। इसके बाद प्लास्टिड, एनिमल सेल में नहीं पाया जाएगा। इसके बाद है लाइसोसोम। लाइसोसोम जो है प्लांट सेल में बहुत कम पाए जाते हैं। अब उधर क्या पाया जाएगा, सेंट्रोसोम। एनिमल सेल में सेंट्रोसोम पाए जाएंगे जो कि प्लांट सेल में नहीं पाए जाते हैं। और लाइसोसोम जो है अधिक मात्रा में। अपेक्षाकृत अधिक पाए जाते हैं। यह जो है बड़े बड़े पाए जाते हैं, 1 या 2, और एनिमल सेल में छोटे छोटे बिखरे हुए। ठीक है, तो इसको नोट करिए, हम आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, वे कोशिकांग जिसमें डीएनए पाए जाते हैं और वे कोशिकांग जो दोहरी झिल्ली के साथ आते हैं। दोहरी झिल्ली पाए जाते हैं। वे कौन कौन से हैं, न्यूक्लियस है, केंद्रक, ठीक है, क्लोरोप्लास्ट है, और माइटोकॉन्ड्रिया है। ठीक है, सूत्रकणिका जिसको कहते हैं। ये तीनों जो है दोहरी झिल्ली के साथ आते हैं। और मज़े की बात है, इन तीनों में भी डीएनए पाया जाता है। ये एक प्रकृति का अद्भुत नज़ारा ही है। जहाँ जहाँ डीएनए पाए जाते हैं वहाँ वहाँ दोहरी झिल्ली पाए जाते हैं। ऐसे नहीं ऐरा गैरा जो भी मुंह उठा के चला आएगा डीएनए के पास पहुँच जाएगा, ऐसा नहीं है। ऐरा गैरा जो भी मुंह उठा के आएगा बाहर ही रह जाएगा, क्योंकि प्रकृति ने डीएनए के महत्व को समझते हुए इसको इतना सिक्योर करके रखा है कि इसको प्रभावित करने के लिए वायरस, बैक्टीरिया, जो भी फंगी वगैरह हैं, इतनी आसानी से डीएनए तक नहीं पहुंच सकते, क्योंकि कोशिका के सबसे बाहर कोशिका भित्ति होती है।
पौधों में, जंतु कोशिका में तो होती नहीं है कोशिका भित्ति। तो सबसे पहले कोशिका भित्ति रोकती है पौधों कोशिकाओं में, कवकों की कोशिकाओं में, या जहाँ भी कोशिका भित्ति पाई जाती है वहाँ सबसे पहले वही प्रोटेस्ट करती है इसके विरुद्ध। वायरस के जो भी होते हैं, वायरस फंगी जो भी आते हैं, उनसे सुरक्षा प्रदान करती है। उसके बाद आता है सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन में चयनात्मक पारगम्यता का गुण पाया जाता है कि जो भी आवश्यक चीज़ें रहेंगी उसको बाहर नहीं जाने देगा, जो अनावश्यक चीज़ें रहेंगी उसको अंदर नहीं जाने देगा। ठीक, अगर कोई बाहरी चीज़ अटैक करता है तो उसको बाहर ही रोक देगा। उसके अंदर होता है डबल लेयर के साथ माइटोकॉन्ड्रिया, उसके अंदर होता है डीएनए, तो वहाँ भी 2 लेयर पार करके जाएगा।